हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं और हम लोग जो पहली वीडियो बनाए थे, उसमें बता भी चुके हैं कि हम लोग एक ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं यूपी डीएलएड 2025 के लिए, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो यूपी डीएलएड के बच्चे हैं, उनका जो सेकेंड पेपर है जिसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो 50 नंबर का प्रश्न पत्र है। उसमें लगभग पिछली वीडियो में भी हम बात किए हैं, उसमें लगभग 10 टॉपिक हैं और 10 टॉपिक से लगभग 5-5 प्रश्न आते हैं, यानी 50 प्रश्न आते हैं। सब मिला के 40 प्रश्न आते हैं 50 नंबर के। तो उसका दूसरा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हम लोग शिक्षण पढ़ चुके हैं, टीचिंग। दूसरा जो टॉपिक है संप्रेषण कम्युनिकेशन, इसको हम देखेंगे 2016 से लेकर के 2024 तक के जितने प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर व्याख्या के साथ। दूसरा, इस लेसन पे आधारित, इस टॉपिक पे आधारित और कौन-कौन से प्रश्न बन सकते हैं, संभावित प्रश्नों को भी देखेंगे, ताकि हमारा बच्चा, हमारा छात्र यहीं से पढ़ के जाए और 2025 का भेदन करके आए, इस ब्रह्मास्त्र को पढ़ के आए और अपना युद्ध जीत करके आए, अपना कुरुक्षेत्र जीत करके आए। तो बहुत समय न लेते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है इसमें, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है और जो ऑप्शन दिए गए हैं, शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। प्रश्न है, प्रश्न में ही उत्तर है, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। तो कैसा होता है, शिक्षक शाब्दिक भी बोलता है, अशाब्दिक भी बोलता है। यानी कभी-कभी शिक्षक इशारों से भी अपनी बात को कह देता है, कभी-कभी शब्दों का भी प्रयोग करता है, ब्लैक बोर्ड पर लिख करके भी इशारा करता है। अतः कक्षा में जो संप्रेषण प्रारूप प्रयोग किया जाता है, वह शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है, यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है। अब व्याख्या के लिए आप पढ़ सकते हैं अच्छा से, कक्षा में संप्रेषण, क्लासरूम कम्युनिकेशन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में दो प्रकार के संप्रेषण शामिल होते हैं। कौन कौन? वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। इसमें शाब्दिक संप्रेषण किसे कहते हैं? इसमें शिक्षक के बोले गए शब्द, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, चर्चाएं आदि शामिल होते हैं। यह मौखिक होता है और शिक्षा का मुख्य माध्यम होता है। अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें शिक्षण के दौरान हाव भाव, संकेत, आंखों का संपर्क, चेहरे के अभाव, मुद्राएं, शरीर की भाषा, चित्रों और चार्ट का उपयोग शामिल होता है। ये हम व्याख्या अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये व्याख्या हमको काम करेगी कहाँ पे? जब हम लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे तो वहां पे काम करेगी। तो आप व्याख्या अच्छे से पढ़ेंगे, हम व्याख्या को नहीं बताएंगे, हम केवल प्रश्न बताएंगे और उत्तर बताएंगे ताकि ये वीडियो छोटी बन सके, वरना ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर की बन जाएगी। और हमने आपसे वादा किया है कि 10 वीडियो में इस पूरे लेसन को खत्म कर देंगे और प्रयास करेंगे कि 10 वीडियो 5 घंटे से अधिक की ना हो, यानी 30 मिनट की एक वीडियो हो। दूसरा प्रश्न है जो 2023 में पूछा गया है, संप्रेषण शब्द का लैटिन शब्द कम्युनस है का अर्थ क्या है? ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? संप्रेषण शब्द का लैटिन शब्द कम्युनस का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है इसका? सामाजिक है, आयाम है, उपयोगी है, कि आदान प्रदान है? क्या है? आदान प्रदान है। कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है? आदान प्रदान, यानी लेना देना। आप यहां से इसका व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। अब 2023 में ही संप्रेषण से एक और प्रश्न पूछा गया है। देखिए 23 में कम्युनिकेशन से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। संप्रेषण के तत्व हैं माध्यम, ध्वनि, स्रोत, ये सभी। तो कौन तत्व है? माध्यम है, मीडियम है। अब देखिए संप्रेषण के प्रमुख तत्वों में स्रोत, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और
संप्रेषक भी होता है। यहाँ संप्रेषण है, संप्रेषक भी होता है, तो उसमें से माध्यम क्या है, उसका तत्व ध्वनि और स्रोत ये सभी नहीं है। अगला प्रश्न, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? अभी आगे ऊपर हम लोग पढ़े भी हैं, कम्युनस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, आदान प्रदान करना होता है। ये भी प्रश्न 2023 में पूछा गया है। जो पांचवा प्रश्न है 2022 में पूछा गया है कि संप्रेषण के प्रकार, यानी संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण और सांकेतिक संप्रेषण, वर्बल, नॉन वर्बल और राइटिंग कम्युनिकेशन। आगे आइए, संप्रेषण का कार्य, ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए 19-20 में नहीं प्रश्न पूछा गया है कम्युनिकेशन से, आगे पूछा गया है, आगे है प्रश्न। संप्रेषण का कार्य क्या है? सूचना प्रदान करना, निर्देश प्रसारित करना, समन्वय स्थापित करना, ये सभी है। किसका काम है? कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का कार्य है। अगला क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया है, कक्षा में या कक्षा से संप्रेषण का प्रारंभ होता है। कक्षा से संप्रेषण का प्रारंभ होता है, यानी कक्षा में सबसे पहले किस संप्रेषण का प्रारंभ होता है? शारीरिक और मानसिक, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण और सांकेतिक संप्रेषण। तो नहीं होता है, किससे होता है? शारीरिक और मानसिक होता है। शिक्षक सबसे पहले जाता है तो क्लास में इन करता है, तो फिजिकल रूप से इन करता है, न कि वो मौखिक या लिखित या सांकेतिक रूप से इन करता है, प्रवेश करता है। अतः इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? शारीरिक और मानसिक होगा। संप्रेषण के घटक कौन-कौन से हैं? 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये। संदेश है, स्रोत है, ग्राही है, यानी संदेश भेजने वाला, संदेश, फिर माध्यम, फिर उसका स्रोत, फिर ग्राही, इनपुट, आउटपुट और फीडबैक। आगे चल के इसके बारे में हम लोग विधिवत अध्ययन करेंगे। तो संदेश है, स्रोत है और ग्राही, ये सभी हैं। अब विद्यालय में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? विद्यालय में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? शिक्षक, पाठ्य वस्तु, अधिगमकर्ता, छात्र। यहाँ अधिगमकर्ता शब्द विकल्प स में भ्रामक रूप से आया है, क्योंकि अधिगमकर्ता ही छात्र है, जो पहले ही विकल्प द में है। अतः जो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? अधिगमकर्ता नहीं होगा, ये प्रश्न ही गलत है। क्या है? ये प्रश्न ही गलत है। अगला प्रश्न, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण कैसा हो? अनेक व्यक्तियों के साथ होता हो, तीव्र गति से होता हो, नहीं, स्पष्टता के साथ होता हो और समरूप होता हो। देखिए प्रभावी संप्रेषण तब होता है जब क्या हो, उसमें व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो, यानी एक दो से अधिक व्यक्ति हो। लेकिन स्पष्ट तो होना ही चाहिए, समरूप तो होना ही चाहिए, तीव्र गति से नहीं होना चाहिए। अतः ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाएगा अनेक व्यक्तियों के साथ होता हो, क्योंकि द्विमार्गी है, बहुमार्गी है संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है कैसी? एक पक्षी, द्विपक्षी, देखिए आ गया, एक पक्षी और द्विपक्षी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैसी होती है? द्विपक्षी होती है। इसमें मिनिमम 2 लोगों का होना अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की विशेषता होती है, क्या होती है? विचारों की गहनता, पारस्परिक अंतःक्रिया, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में उपयुक्त होता है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में उपयुक्त प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण। पाठ्य वस्तु विश्लेषण में उपयुक्त अ, ब और द दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं। पाठ्य वस्तु जो का जो विश्लेषण हम करते हैं, तो उसमें पाठ्य विश्लेषण एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जो केवल संप्रेषण विधि नहीं है। अगला जो प्रश्न है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, नीरस होना चाहिए, अनुशासनात्मक होना चाहिए, प्रकाशपूर्ण होना चाहिए।
कैसा होना चाहिए? तो प्रकाशपूर्ण होना चाहिए, खुला रोशनी से भरा और सहयोगी वातावरण संप्रेषण को बेहतर बनाता है। अगला प्रश्न, संप्रेषण का अर्थ है विचारों का सुनना, विचारों की गहनता, परस्पर विचार एवं भावनाओं की साझेदारी, क्योंकि कम्युनिकेशन जो होता है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है। वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है, 2023 में यह प्रश्न पूछा गया, वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। वैयक्तिक संप्रेषण का क्या उद्देश्य है? छात्रों में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, बालकों की विशेष योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास, सामान्य बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा आवश्यक है। उपयुक्त सभी। अब देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे नहीं गए लेकिन संप्रेषण के लिए अति आवश्यक हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में सबसे पहला चरण होता है, क्या होता है? कूटबद्ध करना, संदेश बनाना, प्राप्त करना, प्रतिक्रिया देना। तो क्या होता है? संदेश बनाना होता है। संदेश आप बनाएंगे तभी तो किसी को भेजेंगे, संदेश माने मैसेज। अगला है फीडबैक किसका हिस्सा है? फीडबैक किसका हिस्सा है? द्विपक्षीय, क्योंकि जैसे ही हम होता क्या है इसका जो प्रोसेस है अभी हम चल के आगे नीचे पढ़ेंगे कि एक मैसेज भेजने वाला होता है यानी सेंडर होता है जो एक मैसेज बनाता है। किसी चैनल किसी माध्यम से वो मैसेज क्या करता है, पहले उस मैसेज को इनकोड करता है, फिर किसी चैनल के माध्यम से वो प्राप्त करता है यानी रिसीवर के पास भेजता है। अब वो रिसीवर क्या करता है, उसको रिसीव करता है और उसके इनकोड किए हुए मैसेज को डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद उसको समझता है और समझने के बाद फीडबैक देता है। जब तक वो फीडबैक नहीं देता है तब तक कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण की भाषा में उसको संप्रेषण नहीं माना जाता है। तो फीडबैक किसका हिस्सा है? द्विपक्षीय संप्रेषण का। किसका है? द्विपक्षीय संप्रेषण का हिस्सा है। अगला प्रश्न, शिक्षक और छात्र के बीच संप्रेषण होता है पारिवारिक, औपचारिक, अनौपचारिक और मित्रवत। तो कैसा होता है? औपचारिक होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। संप्रेषण में संकेत भाषा आती है, संकेतात्मक संप्रेषण के अंतर्गत आती है, ये तो कोई भी बता देगा। मौखिक संप्रेषण का मुख्य लाभ क्या है? मौखिक संप्रेषण का मुख्य लाभ ये है कि शीघ्रता से संप्रेषण हो जाता है इसमें। अगला, लिखित संप्रेषण के मुख्य लाभ हैं शीघ्रता, अस्थायित्व, प्रामाणिकता, ध्वनि का प्रयोग। तो इसमें क्या है? लिखित संप्रेषण का मुख्य लाभ क्या है? ये प्रामाणिक होता है, ऑथेंटिक होता है। जैसे ही आप कह देते हैं, कोई व्यक्ति कहता है कि ये काम नहीं होगा तो कहते हैं ना आप कि लिख के दो मुझे, क्यों? क्योंकि वो प्रमाणित हो जाएगा। संप्रेषण की प्रक्रिया में कोडिंग का अर्थ है, क्या अर्थ है? सूचना को संकेतों में बदलना। जैसे कि अभी हम कोई मैसेज करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका मित्र है रोहित, रोहित तुम कहाँ हो, और इसको लिख देते हैं इंग्लिश में आर यू, ऐसे लिख देते हैं रोहित तुम कहाँ हो, लेकिन वो समझ जाता है। लेकिन उसी मैसेज को अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन भाषा हमारी हिंदी है, अगर उसको हम चाइना भेज दें, अमेरिका भेज दें तो उसको नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि जो जानता है वही डिकोड कर सकता है। तो हमने उसको कोड किया है, वो डिकोड कर लेगा। सूचना को क्या करना है? संकेतों में बदलना है। अगला, अच्छे ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना है। अच्छे संप्रेषण में बाधा नहीं होनी चाहिए। कैसा? शोर, प्रश्न, संवाद और मौन। शोर, नॉइस यानी शोर संप्रेषण की एक बहुत बड़ी बाधा है। संप्रेषण के स्रोत का कार्य है संदेश को भेजना, संदेश प्राप्त करना, शोर उत्पन्न करना, माध्यम चुनना। नहीं, संदेश को भेजना। अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? आदेश देना, संवाद स्थापित करना, मनोरंजन करना, परीक्षा लेना। तो क्या है? संवाद स्थापित करना। रुचिकर शैली संप्रेषण को बनाती है प्रभावी। तो जो रुचिकर शैली है वो संप्रेषण को कैसा बनाती है? प्रभावी बनाती है। संप्रेषण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, क्या? संप्रेषण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आवश्यक है क्या? ताकि हम क्या हो, शब्दों की कठिनता नहीं हो, हमारा जो मैसेज हो स्पष्ट हो, स्पष्ट हो मैसेज हमारा। तो क्या होगा? वो संप्रेषण कैसा होगा? प्रभावी होगा। शैक्षिक संप्रेषण का उदाहरण है
शिक्षक का पाठ पढ़ाना शैक्षिक संप्रेषण का उदाहरण है। संकेतात्मक संप्रेषण में नहीं आता। मुस्कान, आंखों का संपर्क, बोलना, हाथ का इशारा, ये सब आता है। सांकेतिक संप्रेषण में मुस्कान भी आता है, आंखों का संपर्क आता है और हाथ का इशारा भी आता है। अगर नहीं आता है तो क्या नहीं आता है? बोलना नहीं आता है, क्योंकि बोलना क्या हो जाएगा? मौखिक संप्रेषण हो जाएगा। फीडबैक की अनुपस्थिति में संप्रेषण होता है। द्विपक्षीय होता है कि सक्रिय होता है कि निष्क्रिय होता है कि सजीव होता है। तो फीडबैक की अनुपस्थिति में भी हम बात कर रहे थे आप कि अगर कोई मैसेज हम किसी को सेंड करते हैं और रिसीवर उसको रिसीव करके अगर उस पर फीडबैक नहीं देता है तो मैसेज क्या माना जाता है? निष्क्रिय माना जाता है। तो फीडबैक की अनुपस्थिति में क्या होता है? संप्रेषण निष्क्रिय होता है। शैक्षिक संप्रेषण का आधार है सीखने की सुविधा प्रदान करना। क्या है? सीखने की सुविधा प्रदान करना। संप्रेषण की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। संप्रेषण की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। क्या? भाषा की स्पष्टता। छात्र यदि शिक्षक को उत्तर देता है तो यह क्या है? फीडबैक है। क्या है? फीडबैक है। मान लीजिए हमने एक मैसेज बनाया यानी प्रश्न बनाया, उस मैसेज को उस प्रश्न को बच्चों से पूछा और बच्चा उस प्रश्न को समझ के अगर उसका उत्तर दे देता है तो क्या है ये? उत्तर देना उसका क्या है? फीडबैक है। संप्रेषण का प्रभावी माध्यम कौन सा है? वार्तालाप। ये तो कोई बता सकता है। पोस्टर, पुस्तक, रेडियो से सबसे अच्छा क्या है? वार्तालाप है, क्योंकि आमने सामने होता है। संप्रेषण की बाधाओं में नहीं आता। क्या नहीं आता? भौतिक दूरी, भाषा की कठिनता, प्रोत्साहन, ध्वनि प्रदूषण। तो संप्रेषण की बाधाओं, ये सब बाधाएं हैं। भौतिक दूरी क्या है? बाधा है। भाषा की कठिनता बाधा है। ध्वनि प्रदूषण बाधा है। प्रोत्साहन बाधा नहीं है, बल्कि क्या करता है? ये सहायक होता है संप्रेषण में। संप्रेषण के लिए अनुकूल वातावरण में होता है। संप्रेषण के लिए अनुकूल वातावरण में होता है। क्या? विश्वास और सहयोग। शिक्षक के हाव भाव आते हैं। किसमें आते हैं? सांकेतिक संप्रेषण में आते हैं। संप्रेषण कौशल में नहीं आता। संप्रेषण कौशल में नहीं आता। क्या? श्रवण आता है, अभिव्यक्ति आता है, स्पर्श आता है, भोजन करना संप्रेषण कौशल में नहीं आता। जब शिक्षक ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करता है तब वह प्रयोग करता है दृश्य माध्यम का, श्रव्य माध्यम का, मौखिक माध्यम का या डिजिटल माध्यम का। तो किसका करता है? दृश्य माध्यम का, क्योंकि उसके द्वारा लिखा गया बोर्ड पे देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। शिक्षक द्वारा प्रयोग की गई जो मेथड है वो कैसा मेथड है? मौखिक संप्रेषण है, लिखित संप्रेषण है, सांकेतिक संप्रेषण है, यांत्रिक संप्रेषण है। कैसा मेथड है ये? मौखिक संप्रेषण है ये। संप्रेषण प्रक्रिया में ग्राही, ग्राही मतलब रिसीवर का कार्य है। क्या कार्य है? हमने जो मैसेज भेजा तो उसका कार्य क्या है? जैसे इस समय मैं क्या हूं? सेंडर हूं, संदेश भेजने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ग्राही हैं। तो आपका काम क्या है? इस प्रश्न को समझना है। तो क्या है? संदेश को समझना है। शिक्षक का स्पष्ट उच्चारण संप्रेषण को बनाता है। प्रभावी, प्रभावी बनाता है। संप्रेषण में माध्यम का कार्य है सूचना का वहन करना। सूचना का वहन करना, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। संप्रेषण में नॉइस का अर्थ है व्यवधान या बाधा पहुंचाना। नॉइस माने शोर होता है, यानी क्या करना? उसमें बाधा पहुंचाना। मौन संप्रेषण होता है संकेतों द्वारा। संप्रेषण की अंतिम अवस्था क्या है? फीडबैक है। आपको बताइए कि जब तक फीडबैक नहीं होता है उस संप्रेषण को निष्क्रिय संप्रेषण माना जाता है। शिक्षक यदि छात्रों से प्रतिक्रिया चाहता है तो वह अपनाता है। क्या अपनाता है? द्विपक्षीय संप्रेषण अपनाता है। विद्यालय में मॉर्निंग असेंबली में दिया गया भाषण है कैसा? सार्वजनिक औपचारिक संप्रेषण, क्योंकि सारे बच्चों के लिए दिया जाता है। संप्रेषण में कंटेस्ट का अर्थ है भाषा, स्थान, वातावरण सभी। अब ये जो 51 प्रश्न हैं आपके लिए बड़ा ही उपयोगी हैं। क्या हैं? बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आप इस प्रश्न को पढ़ के जाते हैं
लगभग हम लोग 10 मिनट की 20 मिनट की वीडियो बना लिए और 10 मिनट टाइम है हम लोगों के पास, तो आपके बड़ा ही काम आएगा। और अब इसमें से एक प्रश्न, 2 प्रश्न ज़रूर ही आएँगे, निश्चित। आइए अति लघुत्तरी प्रश्न को भी देख लेते हैं। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, संप्रेषण की 4 विशेषताएँ बताइए। तो आप अगर उधर से व्याख्या पढ़ते हुए आते तो ये लिख लेते। ये 30 शब्दों में लिखना होता है, 1 नंबर का प्रश्न होता है ये। तो 4 विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं? द्विपक्षीय प्रक्रिया, पारस्परिकता, उद्देश्यपूर्ण और प्रतिक्रिया युक्त। दूसरा प्रश्न है, 2022 में पूछा गया है, संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए। तो एक परिभाषा लिखना है, यानी 1-2 परिभाषा तो आप याद ही कर लीजिए। अगर नहीं याद होता है तो इस तरह से भी लिखते हैं तो 1 नंबर मिल जाता है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों और भावनाओं को प्रेषित करता है। आसान है। यहाँ विचारों, सूचनाओं और भावनाओं के आदान-प्रदान की प्रक्रिया है, जो प्रेषक और ग्राही के बीच होता है। यानी आप इसको और बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्रेषक किसी मैसेज, किसी सूचना को या अपनी भावनाओं को किसी इनकोड करके किसी माध्यम से प्राप्तकर्ता तक भेजता है। फिर प्राप्तकर्ता उस संकेत या उन भावनाओं या उन सूचनाओं को डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद फीडबैक देता है। तो क्या होता है, इसे हम संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं? तो संप्रेषण के प्रमुख घटक जो ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, 5 घटक हैं। कौन-कौन? सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक। प्रेषक, संदेशक, संदेश, माध्यम, ग्राही और फीडबैक। संप्रेषण से क्या आशय है? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। संप्रेषण का आशय है विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का आदान-प्रदान। सामूहिक संप्रेषण के 2 गुण लिखिए। प्रश्न पूछा गया है 2020 में। एक साथ अनेक व्यक्तियों तक सूचना पहुंचाना, समय की बचत। प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके बताइए। प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके बताइए। द्विपक्षीय संवाद और स्पष्ट भाषा व भाव। अगला प्रश्न 2017 और 18 दोनों पूछा गया है, संप्रेषण के प्रकार कौन-कौन से हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 2025 में इसको। संप्रेषण के प्रकार कौन-कौन से हैं? तो संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कौन-कौन? अगर ये नहीं पूछता है कि कितने प्रकार हैं, तो आप 2 भी लिखते हैं तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कौन-कौन प्रकार है? मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, संकेतात्मक संप्रेषण और दृश्य श्रव्य संप्रेषण। अगला प्रश्न 2000 इसमें इसको मेंशन नहीं है कब पूछा गया है, लेकिन ये भी प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा संप्रेषण जो 2 व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत रूप से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक संप्रेषण कहते हैं। अभी जैसे आप हमसे व्हाट्सएप पे बात करें, तो हमारे और आपके बीच हो रहा है, उसमें तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। ये हम लोगों का क्या है? व्यक्तिगत संप्रेषण है, न कि वो सामूहिक संप्रेषण है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिक संप्रेषण के गुण अथवा लाभ का वर्णन कीजिए। व्यक्तिक संप्रेषण के गुण अथवा लाभ का वर्णन कीजिए। तो हम कर देंगे 3-4 वर्णन। क्या-क्या लाभ है, क्या-क्या गुण? अधिक स्पष्ट होता है, गुप्तता बनी रहती है, गोपनीयता बनी रहती है, यहाँ गोपनीयता भी लिख सकते हैं, व्यक्तिगत समझ बढ़ती है। संप्रेषण की 4 विशेषताएं लिखिए। ऊपर हम लोग लिख चुके हैं, 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। यह द्विपक्षीय प्रक्रिया है, विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, फीडबैक आधारित होता है। संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, जानकारी आदि दूसरे तक पहुंचाता है। हमको लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। संप्रेषण के घटक हैं, संप्रेषण से क्या आशय है, संप्रेषण के गुण, 2 गुण लिखिए। 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये। एक समय पर कई व्यक्तियों से संपर्क, सूचना का व्यापक प्रसार। प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके बताइए।
सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग, श्रोता से प्रतिक्रिया प्राप्त करना यानी फीडबैक लेना। संप्रेषण के प्रकार कौन-कौन से? मौखिक, लिखित, सांकेतिक, दृश्य। 2017-18 में प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर ये हो सकता है मौखिक, लिखित, सांकेतिक और दृश्य श्रव्य। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समझदारी और जानकारी का आदान प्रदान करना। संप्रेषण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? 5 चरणों में पूर्ण होती है। कौन-कौन? प्रेषक, संदेश, माध्यम, ग्राही और 6 चरण हम कह सकते हैं। ग्राही के बाद यहाँ 7 चरण कह सकते हैं इसको। प्रेषक, संदेश, इनकोड, माध्यम, ग्राही, डिकोड और फीडबैक। लेकिन इतना भी लिखते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको, कोई बात नहीं है। संप्रेषण की प्रमुख बाधाओं के 2 उदाहरण लिखिए। भाषा की अस्पष्टता और शोर या व्यवधान आप लिख भी लेंगे, बहुत कठिन काम नहीं है। संकेतात्मक संप्रेषण से आपका क्या आशय है? बिना बोले हाव-भाव या संकेतों द्वारा जो संप्रेषण किया जाता है उसे संकेतात्मक संप्रेषण कहते हैं। एक पक्षीय संप्रेषण का उदाहरण लिखिए। रेडियो प्रसारण, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। स्टार्ट हो गई तो स्टार्ट हो गई। फीडबैक का क्या महत्व है? संप्रेषण की पूर्णता या प्रभावशीलता को संकेत देता है। प्रभावी शिक्षक में कौन-कौन से संप्रेषण गुण होने चाहिए? कौन-कौन से होने चाहिए बताइए? आप भी शिक्षक हैं भाभी। स्पष्टता होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, अच्छा श्रोता होना चाहिए। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। अगला प्रश्न, लिखित संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। क्या है? अस्थायी दस्तावेज उपलब्ध रहता है और प्रमाण के रूप में उपयोगी होता है। ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं इसको। शैक्षिक संप्रेषण का अर्थ बताइए। शिक्षा के उद्देश्यों हेतु जानकारी का आदान प्रदान करना ही क्या है? शैक्षिक संप्रेषण है। मौखिक संप्रेषण की एक विशेषता बताइए। त्वरित प्रतिक्रिया संभवतः होती है। इसमें क्या होती है? त्वरित प्रक्रिया संभव होती है। शिक्षक के लिए संप्रेषण क्यों आवश्यक है? अधिगम को सरल व प्रभावी बनाने के लिए। ये जो प्रश्न थे अति लघु उत्तरी थे, जिनका उत्तर 30 शब्दों में देना था। अब हम लोग अगला जो प्रश्न पढ़ेंगे वो लघु उत्तरी पढ़ेंगे, जिसका उत्तर क्या होता है? 50 शब्दों में देना होता है और जो एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये 2022 और 23 ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, सांकेतिक संप्रेषण, दृश्य संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, वैयक्तिक संप्रेषण और सामूहिक संप्रेषण। संप्रेषण में बाधक तत्व कौन-कौन से हैं? अस्पष्ट भाषा, शोर, मानसिक स्थिति, पूर्वाग्रह, तकनीकी दोष। कक्षा संप्रेषण में प्रभावशीलता किन-किन तरीकों पर निर्भर करती है? तो कक्षा संप्रेषण में प्रभावशीलता किन-किन तरीकों पर निर्भर करती है? अस्पष्ट भाषा, छात्र अनुकूल वातावरण, दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग, छात्रों की भागीदारी। अगला जो प्रश्न है, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। 2017 में पूछा गया है। कौन-कौन? प्रेषक की योग्यता, जो पढ़ा रहा है या जो मैसेज दे रहा है। माध्यम की उपयुक्तता, वो किस माध्यम से आ रहा है। अगर हमको इंग्लिश आती है तो हिंदी में आ रहा है या चाइनीज में आ रहा है या किस भाषा में आ रहा है। संदेश की स्पष्टता और श्रोता की मानसिक अवस्था, फीडबैक की व्यवस्था। अगला जो प्रश्न है, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? संप्रेषण प्रक्रिया की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को विचार, सूचना या भावना भेजता है। इसकी विशेषता क्या-क्या है? द्विपक्षीय है, उद्देश्यपूर्ण है, प्रतिक्रिया आधारित है, स्पष्टता व सरलता है। अब देखिए इसमें 2 प्रश्न पूछा जाएगा अगर डीएलएड का होगा तो, लेकिन आप पढ़ लीजिए। शिक्षा की प्रक्रिया में संप्रेषण का महत्व एवं उपयोग बताइए। शिक्षा में संप्रेषण शिक्षक छात्रों के बीच ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को स्थानांतरित करने का माध्यम है। इसका उपयोग जो है पाठ्य योजना को स्पष्ट करना, शंका समाधान करना और मूल्यांकन करना। वैयक्तिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? इसको ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि अब वीडियो लंबी बंद होती जा रही है। वैयक्तिक संप्रेषण के गुण अथवा लाभ का वर्णन कीजिए। तो वैयक्तिक संप्रेषण के जो गुण और लाभ हैं,
विश्वास की भावना विकसित होती है, स्पष्ट और प्रभावी संवाद संभव होता है। संप्रेषण की प्रस्तावना, अब देखिए अगर जो विद्यार्थी इसको विस्तृत पढ़ना चाहता है तो हमारी इस पे एक वीडियो पड़ी हुई है, आप ढूंढ के पढ़ सकते हैं, जहाँ इस तरह की वीडियो है कि संप्रेषण की प्रस्तावना, संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण की परिभाषा। देखिए संप्रेषण की परिभाषा कई सारे विद्वानों के द्वारा दी गई है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दी गई है। संप्रेषण की विशेषता, विशेषताएं देखिए कितनी है, संप्रेषण का महत्व, ऐसे करके पूरा संप्रेषण का सब देखिए। यहाँ संप्रेषण प्रक्रिया लिखा गया, प्रेषक होता है सेंडर, मैसेज होता है, माध्यम होता है, रिसीवर होता है और फीडबैक होता है, उसके बाद कम्युनिकेशन होता है। विधिवत घटक किसे कहते हैं, मुख्य घटक कौन कौन से हैं? प्रेषक है, संदेश है, माध्यम है, प्रापक है, प्रतिक्रिया है। अब इसको कौन को किसको क्या क्या कहते हैं, सारी चीजें यहाँ पे वर्णित है। अतः जिसे नॉइस किसे कहते हैं हम, अतः इस वीडियो को पढ़ने के लिए, ये वीडियो काफी लंबी ना हो जाए, आपकी मुख्य मुख्य बातों को परीक्षा में परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई। थैंक यू।